कभी सोचा है कि भारत में एक नया राज्य बनाना मतलब कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? संविधान के एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल आर्टिकल में छिपा है, आर्टिकल 4। आज हम इसी की ताकत को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, जब कोई नया राज्य बनता है तो रातों रात क्या क्या बदल जाता होगा। जो पुराने कानून हैं क्या वो वैसे ही चलते रहते हैं, और संसद में उस नए राज्य की आवाज कौन बनता है? ये सब एक बहुत ही जटिल पहेली जैसा लगता है ना? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 4 में। कह सकते हैं कि ये वो जादू की छड़ी है जो राज्यों के बनने बदलने की पूरी प्रक्रिया को असल में मुमकिन बनाती है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो अगर एकदम आसान शब्दों में कहें तो आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और 3 का एक तरह से एक्शन बटन है। मतलब जब पार्लियामेंट किसी राज्य की बाउंड्री बदलने का फैसला करती है तो आर्टिकल 4 ये पक्का करता है कि उसके बाद के सारे जरूरी कानूनी बदलाव और कागजी काम एकदम स्मूथली हो जाएं। देखिए, आर्टिकल 4 3 तरह के बदलावों को हरी झंडी देता है। इसे ऐसे समझते हैं। पूरक का मतलब है सपोर्ट के लिए नए कानून बनाना, जैसे नए राज्य के लिए बजट पास करना। सहायक का मतलब है वो बदलाव जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे सरकारी अधिकारियों का नए इलाके में ट्रांसफर। और परिणामी ये हैं सबसे जरूरी बदलाव, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का नया बंटवारा करना। अब आते हैं आर्टिकल 4 के सबसे हैरान करने वाले और सबसे शक्तिशाली पहलू पर। ये एक ऐसी जानकारी है जो भारतीय लोकतंत्र के काम करने के तरीके पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालती है। तो एक सीधा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब संसद किसी राज्य का नक्शा बदलती है और उसके लिए आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करती है, तो क्या यह संविधान में कोई बड़ा बदलाव करने जैसा है? क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर आर्टिकल 4 अपनी असली ताकत दिखाता है। ये सारे बदलाव एक आम कानून की तरह पास किए जा सकते हैं, जिसके लिए संविधान को बदलने वाली वो लंबी और जटिल प्रक्रिया की कोई जरूरत ही नहीं होती है। इसके फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 4 के लिए चाहिए बस एक साधारण बहुमत। मतलब सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा की हाँ चाहिए, बस। वहीं दूसरी तरफ एक संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, जो कि एक कहीं ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है और उसके लिए बहुत गहरी सहमति की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि असल में ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। सोचिए कि एक नया राज्य बना है। सबसे पहले तो ये फैसला आर्टिकल 3 के तहत लिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये तय करना होगा कि इस नए राज्य को पार्लियामेंट में कितनी सीटें मिलेंगी। पूरे सरकारी सिस्टम को अपडेट करना होगा। ये सारा फॉलोअप वाला काम यहीं सब आर्टिकल 4 के तहत किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो आर्टिकल 4 के बिना आर्टिकल 3 सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ आइडिया बन के रह जाता है। तो अब देखते हैं कि ये तीनों आर्टिकल्स यानी 2, 3 और 4 एक साथ मिलकर भारत के अंदरूनी नक्शे को मैनेज करने का पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आर्टिकल 2 भारत में नए राज्यों के आने का दरवाजा खोलता है। आर्टिकल 3 संसद को ये ताकत देता है कि वो मौजूदा राज्यों की बाउंड्री को फिर से बना सके। और फिर आता है आर्टिकल 4, जो ये पक्का करता है कि इन दोनों की वजह से हुए बदलाव जमीन पर सही से लागू हों। ये तीनों वाकई एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि आर्टिकल 4 एक सिंपल मेजॉरिटी से काम करता है? मतलब हमारे देश के लिए इसका क्या मतलब है? इसका पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। ये प्रक्रिया जानबूझकर आसान बनाई गई है ताकि भारत अपनी बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल सके। ये हमारे देश को फ्लेक्सिबल और कुशल बनाता है और उसे बेवजह की लंबी चौड़ी संवैधानिक लड़ाइयों में उलझने से बचाता है। और हम इस चर्चा को इसी एक विचार करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आखिर संविधान बनाने वालों ने राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए इतनी सरल प्रक्रिया क्यों बनाई होगी? ये भारत की एकता और उसके विकास की सोच के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।